दिल्ली में बारिश रुक गई, लेकिन जल भराव का सवाल अभी नहीं रुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही है कि दिल्ली के पानी, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को आने वाले वर्षों के लिए पूरी तरह बदलने की तैयारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूछ रही है, जब भविष्य के लिए 2047 का मास्टर प्लान तैयार है, तो आज दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों को पानी से कौन बचाएगा? इसी बीच सरकार ने पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का खाका सामने रखा है। और आज की एक और बड़ी चिंता दिल्ली में H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रही है। तो आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात उसी सवाल की जिसका सीधा संबंध हर दिल्ली वाले से है। बारिश के बाद पानी आखिर जाए तो जाए कहां? दिल्ली में जल भराव अब सिर्फ बारिश के मौसम की समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 12-13 वर्षों से जल भराव की समस्या झेल रही है और सरकार को भविष्य की इन बड़ी घोषणाओं से पहले वर्तमान संकट का स्थायी समाधान करना चाहिए। कांग्रेस का सवाल सीधा है, 2047 की दिल्ली की तैयारी बाद में, आज की दिल्ली को राहत कब? देवेंद्र यादव ने दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकसित इलाकों में भी सरकारी एजेंसियों की तैयारियों की पोल खुली है। उन्होंने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में जल निकासी, सीवरेज और नालों से जुड़ी योजनाओं का हवाला देते हुए सरकार से इन्हें जमीन पर उतारने की मांग की। यानी यहाँ टकराव साफ है। सरकार कह रही है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है जनता को अभी राहत चाहिए। और यही सवाल दिल्ली के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हर मानसून में सड़कें और कॉलोनियां पानी में डूबती रहेंगी तो बड़े बड़े मास्टर प्लान का फायदा आम आदमी को कब मिलेगा? अब सरकार की तरफ से सामने आए बड़े प्लान को समझिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जल आपूर्ति, सीवर, एसटीपी और ड्रेनेज व्यवस्था को बदलने का विजन सामने रखा है। सरकार के मुताबिक जल और सीवर व्यवस्था के व्यापक कायाकल्प के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2500 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर हुआ है। इसके तहत करीब 1741 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा फोकस वजीराबाद जल उपचार संयंत्र के कमांड क्षेत्र पर है। सरकार के अनुसार करीब 836 किलोमीटर का आधुनिक जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। करीब 2.15 लाख घरेलू जल कनेक्शन इसके दायरे में आएंगे और उपभोक्ताओं कनेक्शनों की 100% मीटरिंग का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटरिंग और निगरानी से ये पता चलेगा कि पानी कितना भेजा गया, कितने लोगों तक पहुंचा और रास्ते में कितना पानी बर्बाद हुआ। यानी सरकार का मॉडल सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद की निगरानी का है। सरकार की योजना का दायरा सिर्फ वजीराबाद तक सीमित नहीं है। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के लिए करीब 11,427 करोड़ रुपए के जल ढांचे के कायाकल्प की योजना बताई गई है। सरकार के मुताबिक इससे करीब 36.4 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और लगभग 3,830 किलोमीटर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। शकूर बस्ती के हर्ष विहार में 18 MLD क्षमता का नया भूमिगत जलाशय बनाया जाएगा। सवाल यही है, क्या ये योजनाएं दिल्ली के पानी और जल भराव की पुरानी समस्या को वास्तव में बदल पाएगी? क्योंकि जनता अब घोषणा नहीं, जमीन पर परिणाम देखना चाहती है। जल भराव की समस्या का सीधा संबंध सीवर और जल निकासी से है। सरकार के मुताबिक 28 नए विकेंद्रीकृत एसटीपी बनाने के लिए करीब 2,990 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के काम शुरू हो चुके हैं। पुराने एसटीपी के उन्नयन के लिए करीब 1,090 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार 114 अधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क का काम पूरा हो चुका है और 1,28,633 घरों को घरेलू सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 276 कॉलोनियों में काम चल रहा है, जबकि 647 अधिकृत कॉलोनियों में करीब 5,44,680 घरों को सीवर कनेक्शन देने का काम प्रगति पर बताया गया है। यानी सरकार का दावा है कि पानी और सीवर के मोर्चे पर लंबी अवधि का समाधान तैयार किया जा रहा है।
लेकिन विपक्ष का सवाल है, इतनी योजनाओं और घोषणाओं के बावजूद जलभराव क्यों नहीं रुका? यही सवाल आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। मानसून के साथ दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस मौसम में दिल्ली में 2260 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 348 मरीज दिल्ली से बाहर के हैं जो इलाज के लिए राजधानी के अस्पतालों में पहुंचे हैं। एक अन्य सरकारी अपडेट में दिल्ली में कुल मामले 2308 बताए गए हैं, यानी आंकड़ों में तेजी दिखाई दे रही है और सरकार ने इसे लेकर अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों को H1N1 से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्कूलों को भी एडवाइजरी जारी की गई है और बचाव और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है, यानी अब ये सिर्फ अस्पतालों की चिंता नहीं है, स्कूलों और परिवारों के लिए भी सावधानी जरूरी हो गई है। अब बात सीधे आपकी रसोई से जुड़ी। दिल्ली सरकार ने प्याज और चीनी की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली में प्याज और चीनी की कमी नहीं है, लेकिन अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उपलब्ध कराएगी। सरकार परिवहन सहित दूसरे खर्च उठाएगी और लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देने का दावा किया गया है। साथ ही प्याज की जमाखोरी पर नजर रखने और तय सीमा से अधिक चीनी का भंडारण मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। यानी सरकार अब महंगाई को सिर्फ बाजार का मामला मानकर नहीं छोड़ना चाहती। अब एक ऐसी खबर जिसका असर आने वाले वर्षों में दिल्ली की सरकारी व्यवस्था पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक आंकड़ों को आपस में जोड़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के लिए तैयार करने की पहल शुरू की है। योजना विभाग और एक स्टेप फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। सरकार का कहना है कि अलग अलग विभागों में मौजूद आंकड़ों को बेहतर तरीके से जोड़कर जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहले से पहुंचाया जा सकेगा। मसलन किसी व्यक्ति को किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना है तो सरकार आंकड़ों की मदद से पात्र व्यक्ति की पहचान कर सके, लेकिन इसके साथ निजता और आंकड़ों की सुरक्षा का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने खुद माना है कि डेटा का इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारी से होना चाहिए। यानी दिल्ली में अब डेटा से शासन की दिशा में एक बड़ा प्रयोग शुरू किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति भी गर्म होने वाली है। डूसू के मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। वहीं आगामी चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय ने प्रचार और बाहरी लोगों की आवाजाही पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। महिला छात्रावासों में पुरुषों को प्रचार के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चुनाव के दौरान हॉस्टल और परिसर में बाहरी लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनावी माहौल बनने लगा है और आने वाले दिनों में छात्र राजनीति भी राजधानी की बड़ी राजनीतिक खबरों में शामिल हो सकती है। और अब बुलेटिन की आखिरी बड़ी राजनीतिक खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गोवा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि E20 से पुराने वाहनों के मालिकों को परेशानी हो रही है और उन्होंने केंद्र सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार की भी मांग की है। केजरीवाल ने इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़ते हुए भाजपा को गोवा और उत्तर प्रदेश में हराने की अपील की है। उन्होंने E20 के साथ चीनी की कीमतों का मुद्दा भी जोड़ा। हालांकि ये दावे केजरीवाल के राजनीतिक आरोप और दावे हैं, इसलिए इनके अलग अलग आंकड़ों और तकनीकी दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर संदेश साफ है, आम आदमी पार्टी E20 को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो आज दिल्ली की सबसे बड़ी तस्वीर क्या है? एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के पानी, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को बदलने के लिए बड़े निवेश और लंबे समय की योजनाएं सामने रख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूछ रही है, बारिश के बाद जो दिल्ली आज डूबती है उसे राहत कब मिलेगी? स्वास्थ्य के मोर्चे पर H1N1 के मामले बढ़ रही हैं। रसोई के मोर्चे पर सरकार प्याज और चीनी के दाम नियंत्रित रखने की तैयारी कर रही है और प्रशासन के मोर्चे पर सरकार आंकड़ों को जोड़कर AI आधारित शासन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन सभी योजनाओं की असली परीक्षा एक ही है, क्या दिल्ली के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी वास्तव में आसान होगी? क्योंकि दिल्ली को अब सिर्फ घोषणाएं नहीं चाहिए, उसे चाहिए समय पर काम,
जमीन पर बदलाव और स्थायी राहत। अगर आपको लगता है कि दिल्ली की जल भराव समस्या का स्थायी समाधान सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इस खबर को अपने इलाके के लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और बताइएगा कि आपके इलाके में बारिश के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है।